क्या आप भौतिक विज्ञान में सफल होने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम वर्ष 2025 के लिए कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अपनी नोटबुक ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण या तो समतल अथवा उत्तल होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। यह क्वेश्चन 2020 में एनुअल एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, तो 2025 में आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। याद रखेंगे, प्रकाश की किरणें जब भी गमन करेगा तो वो सीधी रेखा में ही गमन करेगा। यह क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है, 2017 और 2020 में, इसीलिए इस बार काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन भी 2015 और 2020 में 2 बार पूछा जा चुका है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए हो जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन 15 और 16 में भी पूछा जा चुका है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह सदैव काल्पनिक होता है। अब हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा नंबर का मिस्टेक हो गया है, इसीलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। याद रखेंगे, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान आकार का बने। तो इसे हम वक्रता त्रिकेंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, समतल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और ह्रासित। तो सीधा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दोस्तों देखिए, क्वेश्चन 11, 15, 16 और 21 में भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कहता है किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नाई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। याद रखेंगे, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है सदैव ऋणात्मक ली जाती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वो होता है उत्तल दर्पण। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब और आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का, हम जानते हैं कि डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण को फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू होता है r/2। r/2 होता है, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या 32 है तो इसका फोकस दूरी आधा हो जाएगा जो 16 सेंटीमीटर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कहता है अब हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। याद रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव सीधा होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ये होता है ए r=2f। यहाँ वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी के 2 गुना होता है, इसीलिए हो जाएगा r=2f। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर
19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो या तो समतल अथवा उत्तल, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वो उत्तल दर्पण होगा। किस दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा उत्तल। और यदि आपसे पूछा जाए कि किस दर्पण से वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा अवतल। भौतिक विज्ञान अध्याय 1 की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए इन प्रश्नों और उत्तरों की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है।